सो वेलकम एवरीवन। आज से हम अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव्स या वन लाइनर सीरीज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम बहुत कम बचा है, ज़्यादा मैं टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया थ्योरेटिकल लेक्चर के। बट अब इस टाइम को देखते हुए क्या मुझे ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एग्जाम है, मेन एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव से होगा। बेसिकली उसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो बीच बीच में मैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो भी इंपॉर्टेंट है, और आप कमेंट भी करते जाइएगा कौन कौन से टॉपिक जो है जो इंपॉर्टेंट है और मिस हो गए हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अलग से बीच में बना के डालते जाऊंगा। ठीक है, बट अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज नॉन स्टॉप अब स्टार्ट रहेगी। तो एक एक सीरीज में, एक एक लेक्चर्स में मैं कुछ टॉपिक जो है मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग कर लिए तो टॉपिक्स को कवर करते हुए अपन लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में कौन से क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। तो बेसिकली जितनी भी अपनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के उन्हीं बुक से आते हैं। ओके, तो उन बुक्स में जैसे है आपके पास रावतन नखाड़े, दापोली, ठीक है, पीतम चंद्रा, प्रेम एंड पवनजीत, घनश्याम दास, जिसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट ऑफ द जो पेपर्स बनते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एश्योर करूंगा कि कुछ नहीं तो 50 से 60% क्वेश्चन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो उन बुक्स का मैंने टॉपिक वाइज एब्स्ट्रैक्ट ले लिया है, तो थोड़ा बहुत हम उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक्स का। ठीक है, हर एक जो भी वन लाइनर होगा उसका हर एक का अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और एज इट इज जो भी इन बुक्स में दी हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैंने इसमें जो वन लाइनर बनाया है, हर एक क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को मैंने मिस नहीं किया है। ठीक है, तो आपको पता भी है राजस्थान का जो पहले जो पेपर्स हुए हैं, तो कुछ तो पेपर्स हुए हैं कि जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए, पूरा का पूरा पेपर जो है एक ही बुक के 3-4 पेजेस से आ चुका है। तो ये चांसेस भी रहते हैं कि हो सकता है कि आपका 100% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इन बुक्स के जो क्वेश्चन दिए हैं वो डायरेक्टली पूछ लें। बट मैं ऑन एन एवरेज इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बात करूं तो कुछ नहीं 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एश्योरिटी से आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो अपन चालू करेंगे। आज अपने टॉपिक कवर करेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, देन अपन बात करेंगे रेनफॉल के बारे में। ठीक है, देन अपन बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। ओके, देन अपन बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आज अपन ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन होती है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the study of the occurrence, circulation and distribution of the water on the surface of the earth। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल का जो बेस होता है, ठीक है, उसका सेंट्रिक पॉइंट होता है वो होता है सन। सन जो है, सन रेज से ही आपको पता है कि इवोपरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है, देन रेनफॉल होती है, देन डिफरेंट टाइप के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। उसका सेटिस्फेक्शन होने के बाद में देन रन ऑफ जनरेट होता है, देन वो वापस से स्ट्रीम के थ्रू ओशन में चल जाता है, देन सन उसको ट्रिगर करता है इवोपरेट करने के लिए। ठीक है, तो जो सेंट्रिक पॉइंट होता है वो सन होता है। ठीक है, तो जो टोटल सर्कुलेशन होता है वाटर का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस स्टेट या लिक्विड स्टेट, ठीक है, उनका ऑकरेंस, सबसे पहली बात उनका सर्कुलेशन। ठीक है, तो पहले ओशन से होके वे कंडेंसेशन के लिए एटमॉस्फेयर में जा रही है, देन फिर वो सरफेस पे गिर रहे हैं। तो उनका सबसे पहले ऑकरेंस, देन उसका सर्कुलेशन, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो किस तरीके से यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली अर्थ के सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इन सब की स्टडी जो है वो हाइड्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अपन ने पढ़े थे कि हाइड्रोलॉजी में हर एक जितने भी एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, जितने भी जो भी फिनोमेना होता है, सबकी एक डिटेल स्टडी है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी बेसिकली क्या है? ऑकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वन लाइनर सीरीज में आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। एक छोटे से छोटा पॉइंट भी है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया पहले या फिर इन बुक्स में दिया, एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैंने इसी में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत डीपली अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने थ्योरेटिकल सीरीज नहीं देखी है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये ऑब्जेक्टिव सीरीज को कवर कर ले। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बना ले। और मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सिंपली रट्टा लगा लें। ठीक है, उससे भी चांसेस है कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। बट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे थोड़ा बहुत तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अपन ने सब कुछ पहले भी कवर करे इन टॉपिक्स में, इन सब चीजों को अपन ने पढ़े हैं, तो आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ द वाटर, स्टडी ऑफ द ऑकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका सेंट्रिक पॉइंट होता है वो होता है सन। ठीक है, ओके, पैटो हाइड्रोलॉजी क्या है?
पैडो हाइड्रोलॉजी है, जो हाइड्रोलॉजी के भी क्या सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग जो थ्योरीज हैं, अलग अलग जो अप्रोचेस है, उसमें अलग अलग स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो पैडो हाइड्रोलॉजी में क्या करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। जो जितना भी सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल में, जितना भी मॉइस्चर ड्यूरिंग द रेनफॉल और पोस्ट ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो जितना भी सॉइल मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो रहा है सॉइल में, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अपन पैडो हाइड्रोलॉजी, ठीक है। लिमिनोलॉजी क्या करते हैं, अगेन लिमिनोलॉजी जो है वो सब ब्रांच है हाइड्रोलॉजी की। उसमें क्या करते हैं अपन, जो नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, जो वाटर जा रहा है नेचुरली या आर्टिफिशियली रिजर्वायर में, उसमें हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज जो होती है, कितना इनकमिंग है, कितना रन ऑफ है, कितना आउटफ्लो, तो ऐसी स्टडीज जो है उसको बोलते हैं लिमिनोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोमेट्री क्या है, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लोज, ठीक है, जहां पर अपन फ्लोज की बात करें, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे गेजिंग्स होती हैं फ्लोज को मेजर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, कितना उसमें राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, ठीक है, कितनी डिपेंडेबिलिटी है, तो उन फ्लोज की स्टडीज को जो बोलते हैं अपन हाइड्रोमेट्री बोलते हैं, ओके। देन अपन बात करते हैं कैचमेंट एरिया के बारे में, ओके। तो कैचमेंट एरिया का मैंने आपको पहले भी बताया था, एक इस टाइप का एनक्लोज्ड, आपने पहले थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड करे होंगे तो मैंने उसमें क्लियर किया था कि जो कैचमेंट एरिया होता है वो एक ऐसे एनक्लोज्ड बॉडी होती है, ठीक है। तो ये सराउंडेड होती है रिज लाइन से, और ये उसका होता है मेन आउटलेट, ठीक है। और मेन आउटलेट होता है मतलब ये जितना भी वाटर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके लिए, ठीक है। तो जो जो भी वाटर यहाँ पर रेनफॉल हो रही है वो रन ऑफ जनरेट हो रही है, चैनल्स बन रही है, ये मेन स्ट्रीम में आ रहा है, देन ये आउटलेट में आ रहा है, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया बेसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी अप्रोचेस सेम है, ठीक है। सबकी एक ही डेफिनेशन है, जियोलॉजिकल एंटिटी विच ड्रेनिंग द वाटर टू अ सिंगल आउटलेट, ठीक है। आप किसी की भी आप देखेंगे कैचमेंट एरिया, बेसिन्स, रीजन्स, ये कोई भी यूनिट आप देखेंगे उसकी डेफिनेशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है, एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन भी डाल दिया है कि कौन सी हाइड्रोलॉजिक यूनिट है होती है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। तो इसको जो क्लासिफाई करते हैं वो बेस्ड ऑन साइज होता है, ठीक है। जैसे रीजन है जिसका ग्रेटर देन 300 लाख हेक्टेयर है, बेसिन जो होते हैं वो 30 से 300 लाख हेक्टेयर होते हैं, कैचमेंट एरिया जो होते हैं वो 10 से 30 लाख हेक्टेयर होते हैं, सब कैचमेंट होता है 2 से 10 लाख हेक्टेयर, और वाटरशेड होता है 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। वाटरशेड में भी सब क्लासिफिकेशन है, वो अपन जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे, मिली वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड, ठीक है। तो इनके क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी एरिया होता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एनालिसिस होता है, एक प्लानिंग होती है, एक बजट होता है, ठीक है। तो उस बजट को कभी कभी क्या होता है कि अपन को माइक्रो लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, ज्यादा बजट नहीं होता है तो छोटे छोटे माइक्रोस लेना पड़ते हैं, इस कारण से इनका क्लासिफिकेशन किए हैं, ठीक है। तो हर एक जो भी एक जियोलॉजिकल एंटिटी उसका एक सिंगल आउटलेट है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई रीजन है, मान लेते हैं कि अपने वैसे तो बेसिकली 6 वाटरशेड एटलस में 6 रीजन पे डिवाइड करके रखें, तो सब रीजन का एक मेन स्ट्रीम होगी और वो होगी एक रिवर, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया के मान लीजिए कि गंगा है, ठीक है। तो गैंगेटिक रीजन जो है उसको जो मेन रिवर है वो है गंगा, ठीक है। अब अगर उसको सब डिवाइड कर दे तो वो उस रीजन में बहुत सारे बेसिन्स और कैचमेंट्स है, ठीक है। हर एक बेसिन और कैचमेंट का एक एक मेन रिवर होगी जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही है अल्टीमेटली गंगा को, ठीक है। तो उसमें एक छोटी छोटी नदी होगी, जैसे बेजड़ नदी हो गया, जोड़ नदी हो गया, ठीक है। तो चंबल नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, तो सब एक बेसिन बना रही है, ठीक है। अब उस इंडिविजुअल एक बेसिन में डिफरेंट कैचमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन कैचमेंट्स में भी क्या छोटी छोटी रिवर्स हैं जो अल्टीमेटली उस रिवर के लिए ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो जैसे मान सकते हैं पार्वती हो गई, चंबल में जा रही है जो, तो वो पार्वती हो गई, वो कैचमेंट हो गया, ठीक है। तो वो उस कैचमेंट में भी सब कैचमेंट है, इस तरीके से क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफिकेशन होते जाते हैं, बट सबका कंसेप्ट सेम है, ओके। तो कैचमेंट जो होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के, माइनर कैचमेंट, मीडियम कैचमेंट और लार्ज कैचमेंट, ठीक है। जो माइनर कैचमेंट होता है इसका याद रखिएगा क्लासिफिकेशन स्क्वायर किलोमीटर में, हेक्टेयर में नहीं है, ठीक है। तो माइनर कैचमेंट होता है जिनका एरिया लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, मीडियम कैचमेंट्स होते हैं 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, और लार्ज कैचमेंट होते हैं जिनका जो है इस एरिया होता है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया इज 30.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, जितना भी कैचमेंट है इंडिया में उसका टोटल एरिया वो अराउंड 30.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। हेक्टेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एनुअल एवरेज रन ऑफ इन कैचमेंट, ये डेप्थ के यूनिट में बताते हैं, तो पर हेक्टेयर इतना यील्ड अपना जो एवरेज इंडिया में जनरेट होता है कैचमेंट्स में, ओके, 45.4 सेंटीमीटर। देन अपन बात करते हैं वाटरशेड। वाटरशेड मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रेनिंग द वाटर इनटू सिंगल आउटलेट, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल एंटिटी, हाइड्रोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं जो वाटर को ड्रेन आउट करती है एक सिंगल आउटलेट के लिए, जैसे अपने कैचमेंट एरिया में बताए थे। बट वाटरशेड का एरिया जो है 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर तक होता है, ओके। तो उसमें 2 टाइप के वाटरशेड्स होते हैं, स्मॉल वाटरशेड और लार्ज वाटरशेड, ठीक है। तो स्मॉल वाटरशेड में आपको पहले मैंने रन ऑफ के चैप्टर में बताया था कि जहां पर ओवरलैंड फ्लो डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं स्मॉल वाटरशेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि एक छोटा सा वाटरशेड है, ये अपन मान लेते हैं कि ये स्मॉल वाटरशेड है, वहीं अपन दूसरा मान लेते हैं कि ये अपने पास एक लार्ज वाटरशेड है।
ये इसकी मेन स्ट्रीम है। तो होता क्या है कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था ओवरलैंड फ्लो और रन ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ओवरलैंड फ्लो क्या होता है कि जब भी रेनफॉल होती है, रेनफॉल एक्सेस होती है, तो वो डायरेक्टली रन ऑफ जनरेट नहीं करती, पहले वो ओवरलैंड फ्लो जनरेट करती है। छोटा छोटा जो वाटर एक्यूमुलेशन होता है वो रिल्स के फॉर्म में होता है, छोटी छोटी नालियों के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटी छोटी नालियां बनेंगी, नालियां बन के जब ये एक मेन ट्रिब्यूटरी में आते हैं, ठीक है, एक अपन को एक डिफाइंड एक चैनल दिख जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो रन ऑफ है। जैसे अपन मान लेते हैं कि कभी रेनफॉल होती है एरेबल लैंड में, तो आप देखना कि फरोज के बीच में ऐसी नालियां बन जाती हैं, तो वो रन ऑफ नहीं है, वो है ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। तो वो जो एरेबल लैंड्स में या कल्टीवेशन लैंड में छोटी छोटी जो नालियां हैं वो मिलके ज्वाइन होकर एक ड्रेन बनाती है, तो ड्रेन में जैसे ही वाटर अपियर होता है तो उसको बोलेंगे अपन रन ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां बनी है और ये नालियां जो रन ऑफ जनरेट कर रही है और ये मेन स्ट्रीम में आ रहा है, देन ये आउटलेट में आ रहा है, ठीक है। ये स्मॉल वाटरशेड में कंसेप्ट हो गया। बट लार्ज वाटरशेड में क्या होता है कि एरिया अपने पास ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो एक्यूमुलेशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर की बात करें कि छोटी दो तीन जो नालियां हैं उनने मिला के एक ड्रेन बना दी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि दो तीन नालियों ने मिला के एक ड्रेन बना दी, बट ये ड्रेन आगे जाके अब यहाँ पर जो है वो ओवरलैंड फ्लो रन ऑफ में जनरेट हो कन्वर्ट हो गया है, देन आगे जाके ये अगेन ट्रिब्यूटरी से मिल रहा है। तो लेंथ वाइज अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो लार्ज वाटरशेड में ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिविजुअल चैनल्स को, इंडिविजुअल स्ट्रीम्स को, वो ज्यादा है। तो यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो एक्यूमुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो ओवरलैंड फ्लो से रन ऑफ फ्लो में जनरेट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लार्ज वाटरशेड में। तो लार्ज वाटरशेड को अपन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जहां पर रन ऑफ फ्लो डोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है और मेजर होता है, उसको बोलते हैं अपन लार्ज वाटरशेड। और स्मॉल वाटरशेड में क्या होता है कि फ्लो एक्यूमुलेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द रिल्स वो डोमिनेट करता है, ठीक है। रिल्स में जो फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करता है क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटिंग एरिया जो है इंडिविजुअल रिल्स के लिए, इंडिविजुअल स्ट्रीम्स के लिए, इंडिविजुअल चैनल के लिए जो रन ऑफ अल्टीमेटली जनरेट करता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ओवरलैंड फ्लो जनरेट होता है। एक और क्लासिफिकेशन मैंने आपको इंक्लूड नहीं किया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे भी याद आया कि जो लार्ज वाटरशेड है उसको अपन सिंपली अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस से एनालाइज करें तो सिंपली अपन ये बोल सकते हैं कि जिसका एरिया, जिस भी वाटरशेड का एरिया 100 हेक्टेयर से ज्यादा होता है उसको अपन बोलते हैं लार्ज वाटरशेड, और लेस देन 100 हेक्टेयर से होता है उसको बोलते हैं स्मॉल वाटरशेड। तो ये फंडामेंटल स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कि जो 100 हेक्टेयर से कम वाटरशेड होगा इन जनरल, ठीक है। हालांकि ये डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, वहां पर टोपोग्राफिकल फैक्टर क्या है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बट स्मॉल वाटरशेड जिसमें 100 हेक्टेयर से कम होगा तो अपन ये स्टैंडर्डाइज करके रखते हैं कि वहां पर ओवरलैंड फ्लो जो वो डोमिनेट होगा, इस कारण से इसको अपन स्मॉल वाटरशेड बोलते हैं। ओके, तो कंसेप्ट समझ लिए और आपने ये भी समझ लिया कि कितना एरिया होता है, ठीक है। देन अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रीम की। पहले मैंने आपको बताया था 3 टाइप की स्ट्रीम्स होती है, पेरेनियल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, एफएमएल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम है, ये पेरेनियल स्ट्रीम, ये इंटरमिटेंट स्ट्रीम और ये एफएमएल स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम्स का मैंने आपको बताया था क्या बिहेवियर होता है कि स्ट्रीम्स में जो होता है वो रन ऑफ वाटर भी होता है बट उसमें बेस फ्लो भी होता है, ठीक है। तो आपने देखी होगी कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम पर बात करें रिवर्स, ठीक है, तो बड़ी रिवर्स होती है तो उसमें क्या होता है थ्रू आउट द ईयर 12 महीने जो पानी रहता है, बट रेनफॉल तो उसमें मानसून पीरियड में हो रही है तो उसमें पानी कहां से आ रहा है, तो उसमें पानी आ रहा है बेस फ्लो का, ठीक है। तो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें बेस फ्लो का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ओके। उस बेसिस पे 3 टाइप की स्ट्रीम्स होती है। पेरेनियल स्ट्रीम्स होती है जिसमें बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द रेनफॉल जब रन ऑफ जनरेट हो रहा है तब तो उसमें रन ऑफ का वाटर आ रहा है, जब रन ऑफ खत्म हो गया तो उसमें बेस फ्लो आता है, ठीक है, सीपेज के थ्रू बेस फ्लो आता है और बेस फ्लो होकर उसमें कंसिस्टेंटली एक वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। ऐसी स्ट्रीम्स को बोलते हैं पेरेनियल स्ट्रीम्स, ठीक है। तो पेरेनियल स्ट्रीम्स क्या है, कैरीज द वाटर ऑलवेज 12 महीने इसमें पानी रहता है, ठीक है। हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये बेस फ्लो इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंट्रीब्यूशन ले रहा है ग्राउंड वाटर से, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये अपने पास वाटर टेबल है, ये इस टाइप की स्ट्रीम्स है। तो इसका बिहेवियर क्या रहेगा कि जब रन ऑफ आएगा तब तो इसमें रन ऑफ रहेगा, इसमें जो हाइट है वो ज्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पर रन ऑफ कम हो जाएगा तब भी इसमें कुछ पानी रहेगा क्योंकि इसका वाटर टेबल जो है इसके बेड से ऊपर है, ठीक है। तो ये जो वाटर इसको कंट्रीब्यूट कर लेगा, ये लेगा पानी ग्राउंड वाटर से, ठीक है। इंटरमिटेंट स्ट्रीम क्या होती है, इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स ऐसी होती है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है ग्राउंड वाटर से बट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है, जब ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चल जाती है तो उसमें पानी नहीं होता। तो मान लेते हैं अपन 12 महीने अपने पास, तो उसमें 10 महीने या 9 महीने उसमें पानी होगा, ठीक है। मानसून तो 4 महीने है तो रन ऑफ का तो पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। देन 4 महीने के बाद में जो बचे हुए 3 या 4 महीने 5 महीने है उसमें ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा, बट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन जब ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे हो जाती है तो ऐसी स्ट्रीम से पानी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैरीज द वाटर इन मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर, ठीक है। 9 to 10 मंथ होता है इसका पीरियड। तो और हैव द कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द ग्राउंड वाटर, कंट्रीब्यूशन होता है बट लिमिटेड होता है, ठीक है।
थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, बट लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। एफएमएल स्ट्रीम्स क्या होती है कि ये स्ट्रीम जो होती है इसमें जो बेस फ्लो है वो हमेशा नीचे होता है। अगर बेस फ्लो नीचे होता है इसका मतलब है कि इसमें जो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल भी ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। तो ये स्ट्रीम्स में होता क्या है, सिर्फ डिपेंड होती है रन ऑफ पे, ठीक है। तो जब भी रेनफॉल होती है, रन ऑफ जनरेट होता है, तो इसमें पानी आ जाता है, देन ये ड्रेन ऑफ कर देता है अपनी मेजर स्ट्रीम्स को, देन ये खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम कभी कभी इनमें वाटर होता है और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाली रहती है, ठीक है। तो इट कैरीज द वाटर ड्यूरिंग द स्टॉर्म ओनली, सिर्फ स्टॉर्म आता है तभी इसमें वाटर होता है। देन एक्ट एज ए स्टॉर्म ड्रेन, ठीक है। तो स्टॉर्म से आता है तो उसके वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए इतना इनका बिहेवियर होता है, इतना इनका रोल होता है, ठीक है। डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता ग्राउंड वाटर का बिल्कुल भी, ठीक है। वो अगर एक थोड़ा और इलेबोरेटिव मैं बता दूं थोड़ा, हालांकि मैं जल्दी सीरीज लेक्चर को खत्म करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं अपन, तो मैं इसका थोड़ा बिहेवियर बता दी। तो पेरेंटल स्ट्रीम्स होती हैं, अपन मान लेते हैं कि हाइड्रोग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, टाइम अपन ने ले लिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने ले लिए फ्लो, ठीक है। डिस्चार्ज ले लिया अपन ने मीटर क्यूब पर सेकंड में, या जो भी यूनिट ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रीम्स क्या होती है, इनका बिहेवियर इस टाइप का रहता है कि जैसे ये जनवरी में ये हुआ, फरवरी में, मार्च में कोई रेनफॉल आई, ठीक है। देन अपने पास ये अपने पास मानसून पीरियड आ गया, देन विंटर पीरियड आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ, जब मिनिमम जब इसका लेवल है तब भी इसमें कुछ ना कुछ वाटर है। बट इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या होगी, अपन मान लेते हैं क्यू है अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई और फिर अपने सो ऑन अप टू दिसंबर तक, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जनवरी में थोड़ा वाटर होगा, देन मार्च में थोड़ा वाटर होगा, देन अप्रैल में और मई में ये ड्राई सीजन आएगा, देन इसमें थोड़ा इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द रेनफॉल मानसून पीरियड, देन अपने पास विंटर में होगा, देन ये जनवरी में, ठीक है। तो यहाँ ये वाले पीरियड में इसमें वाटर नहीं होता, ठीक है। तो ये वाले पीरियड में अपन मान सकते हैं रेनफॉल नहीं है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर का, बट यहाँ जीरो होता है, ठीक है। एफएमएल स्ट्रीम्स में क्या होता है कि आइसोलेटेड स्टॉर्म्स में ये जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अपन मान लेते हैं कि क्यू है अपने पास जनवरी, फरवरी, ये एफएमएल स्ट्रीम्स के लिए। तो इसमें जैसे जनवरी में कोई स्टॉर्म आया तो ये थोड़ा सा बिहेवियर शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। फरवरी, मार्च, देन अप्रैल में कोई स्टॉर्म आया तो ये थोड़ा सा बिहेवियर, जैसे मानसून पीरियड में तो मल्टीपल स्टॉर्म्स है तो इस टाइप का बिहेवियर। तो ये पीरियड्स में यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं तो ग्राउंड वाटर का, तो ये स्ट्रीम्स खाली रहती है, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है हाइड्रोग्राफ से कि स्ट्रीम्स का, ठीक है। देन वाटर साइड एटलस की बात करूं मैं आपको, मैंने बताया था कि रीजन होते हैं बहुत बड़े साइज के। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन जो वाटर इंडिया को है वो 6 रीजन में डिवाइड किए, ठीक है। 6 रीजन में, जिसको बोलते हैं वाटर रिसोर्स रीजन, ठीक है। क्योंकि हर एक रीजन एक रिवर पर है और एक रिवर जो है वो एज अ वाटर रिसोर्स काम कर रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं 6 वाटर रिसोर्स रीजन्स, ठीक है। तो वाटर शेड एटलस में 6 रीजन्स बने हैं वाटर रिसोर्स रीजन्स, ठीक है। हालांकि इसमें बेसिस भी बने हैं, कैचमेंट्स भी बने हैं, बट इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेजरली जो रीजन है, जो सबसे बड़ी हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी है, उसके बेसिस पे जो वाटर इंडिया है उसको 6 रीजन्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं गेनिंग स्ट्रीम और लूजिंग स्ट्रीम की। मैंने आपको पहले ही बताया था लूजिंग स्ट्रीम्स होती है जिसमें जो वाटर टेबल होती है वो बेड के नीचे होती है, इसलिए जो है इसमें वाटर होता है, तो ये कंट्रीब्यूट करती है ग्राउंड वाटर को, ठीक है। बट गेनिंग स्ट्रीम क्या होती है कि इसमें जो बेड है ऊपर होती है, मान लेते हैं कि ये कोई पैरेलल स्ट्रीम है और ये कोई एफएमएल स्ट्रीम है, ठीक है। तो पैरेलल स्ट्रीम में क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बेड के ऊपर रहेगी, तो ये हमेशा कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब इसमें ग्राउंड वाटर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा ड्रेन को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेक द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, और इसमें है कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये जो गेनिंग स्ट्रीम है वो ग्राउंड वाटर से पानी लेती है और लूजिंग स्ट्रीम है वो ग्राउंड वाटर को पानी देती है, ठीक है। तो ये जो लूजिंग स्ट्रीम इसको बोलते हैं अपन इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, और ये गेनिंग स्ट्रीम है उसको बोलते हैं अपन एफ्लुएंट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। देन अपन बात करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है इंडिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो लेस देन 2000 हेक्टेयर होता है, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो 2000 से 10000 हेक्टेयर होता है, और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर देन 10000 हेक्टेयर होता है। तो ये जो एरिया है ये कमांड एरिया है। कमांड एरिया मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक रीजन है, ठीक है। मान लेते हैं कि बहुत बड़ी एक हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी जिसका ये जो मेन स्ट्रीम है, मान लेते हैं कि ये गंगा का रीजन है, यहाँ पर अपन कोई डैम बना रहे हैं, ठीक है। तो डैम का जो पानी है वो यहाँ भर रहा है, देन यहाँ पर इसको कैनाल्स के थ्रू नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब जो एरिया बेनिफिशियल हो रहा है, ये एरिया बेनिफिशियल नहीं हो रहा क्योंकि पानी इसमें से आ रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे कैचमेंट एरिया, ठीक है। जहां से पानी आ रहा है तो उसको अपन डिफाइन करते हैं कैचमेंट एरिया की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। बट जो वाटर स्टोर हो रहा है और जो नहरों के माध्यम से अपन जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जहां जो भी बेनिफिशियरी पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कमांड एरिया, ठीक है। तो उसमें अपन कमांड कर रहे हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द कमांड एरिया 3 टाइप के इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, ये याद रखिएगा आप, हेक्टेयर्स में होता है, ठीक है। देन भाखड़ा नांगल जो है वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना में आपको पता है लॉन्च हुआ था, तो वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है।
देन अपने पास सेकंड है टॉपिक अपना रेनफॉल के बारे में। ओके, रेनफॉल में मैंने आपको पहले बताया था हाइटोग्राफ जो होता है वो होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ये मैंने आपको एक छोटा सा बना के भी दिखाया है यहाँ पर, सॉरी ये इमेज गलत आ गई। तो यहाँ पर जो हाइटोग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होके देन डिक्रीज होती है, इस टाइप का इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ इज द टोटल रेनफॉल। आपको पता है कि इंटेंसिटी की जो होती है यूनिट होती है mm पर आवर में, ठीक है। टाइम की होती है आवर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन अल्टीमेटली अपन को मिलेगा mm। इसका मतलब है डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ इज द टोटल रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। देन अपन बात करते हैं मास कर्व्स की, ठीक है। तो ये अपने पास जो है ये होते हैं मास कर्व्स, ठीक है। तो मास कर्व्स में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो होता क्या है, ये टाइम इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में चलता है। जैसे अपन आपको मैंने बताया था कि ये नेचुरल साइफन टाइप जो होता है उसका मास कर्व मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का मास कर्व होता है। देन उसमें रीडिंग्स होती है यहाँ पर टाइम की, देन यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता है ये, ठीक है। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो टाइम होता है, देन यहाँ पर इसके अगेंस्ट में होता है एक्यूमुलेटेड रन ऑफ। एक्यूमुलेटेड रन ऑफ रेनफॉल मतलब क्या होता है कि टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो जहां पर अपन टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल की बात करें तो वहां पर है मास कर्व, और जहां पर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वहां पर आएगा हाइटोग्राफ, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू एक्यूमुलेटेड है ये बढ़ते रही है, क्यूमुलेटिव वैल्यू है ये। बट कुछ पीरियड पे क्या होता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वहां पर रेनफॉल नहीं हो रही है। देन यहाँ पर शार्प इंक्रीज आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रेटर इंटेंसिटी से रेनफॉल हुई, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन जो है वो एकदम तेजी से हुआ, ठीक है। तो मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में, आप दोनों मान सकते हैं वैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे इसका जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ते जाता है। ओके, यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर जैसे टाइम इन आवर है, ठीक है। अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्टॉर्म रुक गया था, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बिहेवियर है, ठीक है। तो मान सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉर्म है इसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का स्टॉर्म रहा था और उसका इतना मैग्नीट्यूड रहता है, इतना डेप्थ रहता है, ठीक है। तो इसको अपन यूज करते हैं डेप्थ ड्यूरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल। मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल वेरीज विद टाइम एंड स्पेस। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेनफॉल को जो बिहेवियर होता है वो टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें वेरिएशन होता है। टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। विद टाइम जो है वो रेनफॉल कभी कम हो रही, कब ज्यादा होती, स्पेशली वो मतलब लोकेशन के हिसाब से भी जो रेनफॉल उसका बिहेवियर चेंज होता है। यहाँ पर हो सकता है कम हो, 10 किलोमीटर में ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन होता है वो होता है टेम्पोरल और स्पेशल। इसका मतलब क्या है कि विद टाइम एंड स्पेस जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल है वो चेंज होता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द मास कर्व विल गिव द रेनफॉल इंटेंसिटी। तो मान सकते हैं कि ये कि एक सिंगल स्टॉर्म है अपने पास आ गई, तो टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कितनी है, कितने टाइम के लिए, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो जो मास कर्व है हाइटोग्राफ डायरेक्ट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे टिपिंग बकेट वगैरह, वो आपको डायरेक्ट हाइटोग्राफ देते हैं, बट इंडिया में नेचुरल साइफोन हम यूज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था स्टैंडर्ड जो रिकॉर्डिंग रेन गेजेस अपने पास नेचुरल साइफोन है, और वो आउटपुट में अपन को मास कर्व देते हैं, और मास कर्व से ही अपना हाइटोग्राफ बनता है, ठीक है। तो विद इन इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पर 2.5 घंटे के लिए मास कर्व हो सकता है, अपन को टारगेटेड है वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो जितने भी मिनट के लिए अपन उसमें देख लेते हैं कितना रेनफॉल डेप्थ है। रेनफॉल डेप्थ डिवाइड बाय वो टाइम जिसमें अपन स्टडी किए थे, वो टाइम को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास इंटेंसिटी जाएगी। तो किसी भी अपन मास कर्व को यूज करके अपन इंटेंसिटी का विद टाइम हाइटोग्राफ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट नो नंबर, ठीक है। तो मास कर्व मैंने आपको बताया था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रेनफॉल जनरेट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड में हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है, मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव वैल्यू, अगर ये बढ़ नहीं रही है तो कांस्टेंट, इसका मतलब वहां पर रेनफॉल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मास कर्व। देन अपन बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं। हेल्स, हेल जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज के जो आइस पैलेट्स होते हैं उसको बोलते हैं हेल्स। स्नोफॉल तो आप सब जानते हैं स्नोफॉल क्या है, मिस्ट जो इन द फॉर्म ऑफ द फॉग होती है, वो बेसिकली फॉग और मिस्ट एक ही है। देन अपन बात करते हैं स्लीट, तो फ्रीजिंग रेनफॉल होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि रेनफॉल की जो आउटसाइड का जो कोटिंग है वो कभी कभी फ्रीज हो जाती है, ठीक है। साइज वही रहते हैं बट फ्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन स्लीट, मतलब फ्रीजिंग रेनफॉल। देन रेनफॉल का आप जानते हैं, ठीक है। यूजुअल फॉर्म्स इंडिया में होते हैं वो रेनफॉल और स्नोफॉल, ओके, याद कर लीजिएगा। अब क्लासिफिकेशन करते हैं इनका बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। ड्रिजल क्या होती है, लेस देन 1 mm पर आवर। उसको भी बोलते हैं जब साइज अपना लेस देन 0.5 mm है, जो रेन ड्रॉप साइज है उसका अगर 5 mm
से छोटा साइज है तो उसको अपन बोलते हैं ड्रिजल। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर इज द ड्रिजल, ठीक है। लाइट रेनफॉल क्या होती है, लेस देन 2.5 या अपन बोल सकते हैं 1 से 2.5 mm पर आवर जो होती है वो होती है लाइट रेनफॉल, ठीक है। या सिंपली बोल सकते हैं लेस देन 2.5 है तो mm पर आवर है तो उसको बोलते हैं लाइट रेनफॉल, ठीक है। मीडियम रेनफॉल क्या है 2.5 से 7.5 mm पर आवर, ठीक है। हैवी रेनफॉल है तो 7.5 से ज्यादा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जो रेन ड्रॉप का साइज है वो 0.5 mm से 8 mm तक होता है, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप साइज है 0.5 mm मतलब ड्रिजल है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया इसका साइज जो होता है वो लेस देन 0.5 mm है। देन 8 mm मतलब हेल्स। हेल्स में आपको बताया था बहुत बड़े आइस पैलेट्स होते हैं, इंडिया में यूजुअल नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, बट वो बहुत बड़े 8 mm के साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है रेन ड्रॉप साइज की, ठीक है। हेल्स जो होते हैं वो 8 mm के होते हैं और ड्रिजल जो होते हैं लेस देन 8 mm रेनफॉल, इसको अपन बोलते हैं लाइट रेन। लाइट रेनफॉल अलग है, बट ड्रिजल को भी अपन कभी कभी बोलते हैं लाइट रेन, ठीक है। इसमें होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ड्रिजल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका ड्रॉपलेट साइज लेस देन 0.5 mm हो, या फिर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल लेस देन 1 mm पर आवर हो, या फिर उसमें बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट साइज हो, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट साइज किस में होंगे और ये सब उसमें ड्रिजल, लाइट रेन, मीडियम रेन या हेल्स वगैरह इनका ऑप्शन है तो आप ड्रिजल लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट साइज जो होता है वो ड्रिजल में होता है, ओके। स्नो डेंसिटी जो है वो 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल अपन कैलकुलेट करते हैं। तो स्नोफॉल के लिए क्या होता है कि कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं होता मेजर करने के लिए, अपन को स्नो की डेंसिटी पता है जो कि होती है 0.6 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अपन को वाटर की पता है वो होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो होता क्या है, सॉरी तो होता क्या है कि स्नो की डेंसिटी जो एवरेज लेते हैं अपन वो लेते हैं 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की पता अपन को होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि जो स्नो है वो लगभग 10% होती है एज कंपेयर टू द वाटर, ठीक है। तो अपन को स्नो डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्नोफॉल को अपन अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता मेजरमेंट के लिए, जो रेन गेजेस होते हैं उनकी डेप्थ अपन निकाल लेते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेनफॉल में, ठीक है। जैसे अपने पास मान लीजिए कि 100 यूनिट में कोई अपने पास जो है वो स्नो अपने पास कलेक्ट हुई है, तो अपन मान लेते हैं कि 10 यूनिट जो है वो वहां पर रेनफॉल है इक्विवेलेंट, ठीक है। इसलिए अपन को जो है स्नो डेंसिटी की जरूरत पड़ती है जो कि होती है 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑन एन एवरेज 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होती है एज कंपेयर टू वाटर 10%, ठीक है। तो 10% इक्विवेलेंट वेट लेते हैं अपन स्नो के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देन अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होता है, आपको बताया था मैंने। सबसे पहले तो ओरोग्राफिक जहां भी आया मैंने आपको बताया था कि वहां पर होता माउंटेन्स, जहां भी ओरोग्राफिक आता वहां पर होता माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती है मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर ओवर द माउंटेन्स कॉज हैवी प्रेसिपिटेशन इन अ विंडवर्ड साइड, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि ये कोई माउंटेन है, यहाँ से कोई मॉइस्ट एयर जो आ रही है, देन यहाँ पर माउंटेन्स के कारण ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के कारण इसका कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पर एक फिनोमिना मैंने आपको बताया था विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड जो होता है जिस साइड से जिस डायरेक्शन से जो है मॉइस्ट एयर आ रही है, तो यहाँ पर जो है वो रेनफॉल ज्यादा होता है, लीवर्ड साइड में जो है वो ड्राई पीरियड होता है, ठीक है। जो आपको मैंने एग्जांपल बताया था वेस्टर्न घाट्स में जो अरेबियन सी साइड है उसमें ज्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो उस साइड है वो उसका विंडवर्ड साइड है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन वहां हो जाता है, देन जो एयर है उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो जब लीवर्ड साइड में आता है, तो आप जो वेस्टर्न साइड में सॉरी इसके बंगाल की खाड़ी साइड में आप देखिएगा बेंगो मकान के टाइप साइड में, तो उसमें जैसे तमिलनाडु है हो गया, कर्नाटका हो गया, तो इनमें जो रेनफॉल है ये थोड़ा ड्राई रीजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं लीवर साइड में, ठीक है। तो ओरोग्राफी क्या होता है कि मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर ओवर द माउंटेन्स के कारण जो मैकेनिकल लिफ्टिंग होती है एयर की वो होती है ओरोग्राफिक इफेक्ट, ठीक है। क्लाउड्स इंटरसेप्टेड बाय द माउंटेन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली ओरोग्राफिक में, क्लाउड्स इंटरसेप्टेड बाय द माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स एज अ बैरियर काम करता है, मॉइस्ट एयर आती है, वो बैरियर काम करने के कारण जो लिफ्टिंग हो जाती है एयर की उसको कंडेंसेशन हो जाता है लो टेम्परेचर होने के कारण, देन प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। साइक्लोनिक क्या होता है, साइक्लोनिक मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू अ सेंटर, अगर लो प्रेशर जोन बन जाता है तो जो मॉइस्ट एयर है वो इसके अराउंड में रोटेट होने लगती है, ठीक है। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर एंड कन्वर्जिंग इनटू अ लो प्रेशर जोन ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के कारण क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और उसके आसपास की एयर जो है वो इसके अराउंड जो है सर्कुलेट होने लगती है, और धीरे धीरे सर्कुलेट होके वो अराउंड द सेंटर लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। लिफ्ट होने के कारण क्या होता है, उसको वहां पर लो टेम्परेचर मिल जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। जो टाइफून है वो एक प्रकार की साइक्लोनिक रेनफॉल है, ठीक है। तो अलग अलग इसके टर्म्स हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो उसको टाइफून बोलते हैं। तो टाइफून बेसिकली क्या है, एक साइक्लोनिक रेनफॉल है, ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जिसको बोलते हैं अपन टाइफून, ओके।
इसका डाया जो होता है वो 300 से 1500 किलोमीटर है विद हाई वेलोसिटी एंड हैवी प्रेसिपिटेशन। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि बहुत हाई विंड वेलोसिटी होती है और उसमें हैवी प्रेसिपिटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो इसको जो साउथ ईस्ट एशिया में अपन बोलते हैं टाइफून। इसका डाया कितना होता है 300 से 1500 किलोमीटर, आप याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं, इसका एक्सटेंड होता है 100 से 200 किलोमीटर। जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन्स मिलते हैं, हालांकि जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव कोस्टल रीजन्स में होते हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे साउथ एशियन कंट्रीज है जहां पर टाइफून्स आते हैं, तो उसमें जो एक्सटेंड होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। जैसे इंडिया में अपन मान सकते हैं ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक रीजन में आता है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं कोस्टल एरिया के अलावा, उसका जो एक्सटेंड है वो 100 से 200 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन्स है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, अलग रीजन में इसका अलग अलग नाम है, ओके। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो उसको टॉर्नेडो बोलते हैं, ओके, और वहां पर जो एक्सटेंड है वो वेरी करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू द रीजन ये वेरी करते हैं। बट इन जनरल कोस्टल एरिया की जो होती है उसमें एक्सटेंड जो होता है वो 300 से 1500 किलोमीटर होता है, जो कि होता है साउथ ईस्ट एशियाज में, साउथ ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है। देन अपन बात करते हैं थर्ड टाइप का फिनोमेना कन्वेक्टिव, ठीक है। तो कन्वेक्टिव में क्या होता है कि अपन मानते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस जो है वो उसमें हीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो एयर है वो वार्म होने के कारण ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर लो टेम्परेचर मिल रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, देन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कन्वेक्टिव, आपको पता है कि जैसे कन्वेक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर अपने पास कोई हीटअप कर रहा है अपन, तो ये एयर जो है वो हीटअप होकर ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हल्की होती है, उसका मास कम होता है, ऊपर जाने के कारण क्या होता है कि जो दूसरी एयर है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है वो नीचे आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये एयर जो है वो धीरे धीरे भारी होते जा रही है, ठंडी होते जा रही है, तो ठीक है। तो इस टाइप का जो सर्कुलर जो साइक्लिक जो टाइप का मोशन होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव। तो इसी टाइप का जो है रेनफॉल में भी होता है कि मान लेते हैं कोई अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हीटिंग हो रही है, अर्थ सरफेस हीटअप है, तो यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर लो हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, देन प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इस टाइप का फिनोमेना उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। द लिफ्टिंग ऑफ द एयर मास ड्यू टू द थर्मल कन्वेक्शन। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का थर्मल कन्वेक्शन फिनोमेना, जो कि आपने हीटिंग या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, उस टाइप का फिनोमेना है। देन अपन बात करते हैं फ्रंटल का। फ्रंटल का क्या होता है कि आपने सुने होंगे कि करंट्स बनते हैं, ठीक है, आपने सुने होंगे ओशियन करंट्स होते हैं। वैसे जैसे ओशियन करंट्स होते हैं पानी के लिए, वैसे एयर के भी करंट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक एयर होती है, कुछ जो कोल्ड होती है, ठीक है, कोई एयर होती है वो हीटेड होती थी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, वार्म एयर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक फ्रंट बना के चलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट टकराते हैं, तो आपको पता है जो वार्म फ्रंट होता है, वार्म एयर होती है, वो हल्की होती है, तो ये लिफ्ट अप होकर इसके ऊपर चल जाती है। ऊपर जाने के कारण हायर टेम्परेचर में, हायर एल्टीट्यूड में जाने के कारण वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है और वहां पर कंडेंसेशन हो जाता है। कोई भी मैकेनिज्म होता है रेनफॉल का, आप एक ही चीज रखिएगा कि जो मॉइस्ट एयर है वो कैसे किस फिनोमेना से अपर उसमें जा रही है, क्योंकि ऊपर जाने के कारण क्या होता है कि उसका टेम्परेचर लो होता है और कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन। ये तो अपन केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। तो कंडेंसेशन कैसे होगा कि उसको लो टेम्परेचर के लिए क्या, उस एयर को ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो भी फिनोमिना हो रहा है आप देखिएगा वो अल्टीमेटली जो वार्म एयर है उसको ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ओरोग्राफी में अपन ने देखे थे कि पहाड़ आ गया, बैरियर आ गया, तो इस कारण से ऊपर चली गई। देन अपन देखे साइक्लोन्स में एक लो प्रेशर जोन बन गया, इस कारण से वो अराउंड द सेंटर जो है वो ऊपर चली गई। देन अपन कन्वेक्टिव में देखा था कि थर्मल कन्वेक्शन है, इस कारण से वो ऊपर चली गई। तो जो भी फिनोमिना है, फ्रंटल में भी आप देख रहे हैं कि जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर चला गया। तो जो भी फिनोमिना है वो बेसिकली उसका अल्टीमेट एम क्या है कि इस वार्म एयर को जो है वो ऊपर ले जाना है लो टेम्परेचर में, जिससे कंडेंसेशन हो सके, ठीक है। तो ये होता है फ्रंट्स। जहां भी फ्रंट्स की बात करें तो उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्म एयर है, कोल्ड एयर है। तो ये जो कोल्ड एयर है, वार्म एयर है, इसके ऊपर चली गई है, ऊपर जाने के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर और कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ओके। सॉरी। तो इंडिया में जो 80% रेनफॉल रिसीव्ड हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून से, ये भी आप याद रखिएगा। 80% जो रेनफॉल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, जिसको अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। 80% रेनफॉल, ओके। देन अपन बात करते हैं रेन गेजेस क्या होते हैं। रेन गेजेस क्या होते हैं कि रेनफॉल को मेजरमेंट के लिए जो गेजेस यूज करते हैं अपन, वो रेन गेजेस होते हैं। ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेजेस और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। रिकॉर्डिंग रेन गेजेस क्या होता है, जिसमें एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद इन आवर, विद इन मिनट, विद इन वीक, कितना रेनफॉल हुआ, कितनी अपन है वो अल्टीमेटली अपन निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली वो होता है मास कर्व, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसा मास कर्व जनरेट होता है इसमें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम,
ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल है, जिससे अपन इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हाइड्रोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो होते हैं टिपिंग बकेट, जो कि यूएस वेदर ब्यूरो के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये डायरेक्ट जो जनरेट करते हैं वो हाइड्रोग्राफ ही जनरेट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, टिपिंग बकेट जो होते हैं वो हाइड्रोग्राफ जनरेट करते हैं, आप याद रखिएगा, और ये यूएस वेदर ब्यूरो के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो बकेट कैपेसिटी होती है 0.25 mm होती है। आपको मैंने बताया था कि इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसमें इस टाइप के 2 बकेट्स होते हैं। तो अल्टरनेटिवली जो है पहले रेनफॉल इसमें आती है, देन ये एक सर्कुलर पिवोटेड होता है। तो यहाँ पर अगर ये फिल हो जाता है तो देन ये रिप्लेस कर देता है दूसरा बकेट। इस टाइप का मूवमेंट होता है तो फिर वाटर इसमें आने लगता है। देन यहाँ होता था इस टाइप का मूवमेंट होता है तो वाटर इसमें आने लगता है। तो अल्टरनेटिवली ऐसे 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 ये बकेट जो है वो टिप करता है। ठीक है, तो इसकी जो सिंगल बकेट की कैपेसिटी है 0.25। तो नंबर ऑफ बकेट जो टिपिंग हो रही है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये ऑटोमेटिकली क्या है कि आउटपुट सिग्नल देके एक हाइड्रोग्राफ जनरेट कर देता है। तो ये जो है यूएस वेदर ब्यूरो के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, वेइंग बकेट में क्या होता है कि इस टाइप का एक वेइंग अरेंजमेंट होता है, जिसके ऊपर जो है वो अपने पास इस टाइप का एक ट्यूब होता है जिसमें रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये वेइंग बकेट क्या है कि अपन को कंटिन्यूअसली वेट देता है जितना भी रेनफॉल आ रहा है। ठीक है, तो वेट जो है वो कैलिब्रेटेड होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अपने पास टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, इसका मतलब है मास कर्व जनरेट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कॉमनली यूज नहीं करते। नेचुरल साइफोन टाइप जो है वो इंडिया में यूज करते हैं, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस टाइप का इसमें एक चैम्बर होता है जिसमें वाटर कलेक्ट होता है, एक कंटेनर होता है, वाटर कलेक्ट होता है, और ये साइफोन टाइप का इसमें अरेंजमेंट होता है। साइफोन अरेंजमेंट क्यों होता है कि वाटर डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है 10 mm की। आई थिंक 10 mm की एक वो होती है। तो ये जो है इस टाइप का इसमें इस टाइप का चार्ज जनरेट करता है। 10 mm की कैपेसिटी होती है इसमें। ठीक है, और ये जो है एक ऐसा फ्लोट टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये फ्लोट टाइप का मैकेनिज्म जो है वो एक चार्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर एक पेन लगा होता है, और यहाँ पर एक चार्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर एक रैपिंग होती है चार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर पानी भरते जाता भरते जाता भरते जाता, जैसे ही इस क्या कहते हैं फ्लोट का लगता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइफोन जो है एक्टिवेट हो जाता है और वाटर को ड्रेन आउट कर देता है। ये वाटर पूरा ड्रेन आउट होकर नीचे जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो चार्ज जनरेट होता है वो इस टाइप का होता है। देन मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया, देन ये ड्रेन आउट कर दिया वाटर को, देन ये मैक्सिमम पहुंच गया, ड्रेन आउट कर दिया। ठीक है, तो अपन को क्यूमुलेटिव रेनफॉल चाहिए तो अपन ये प्लस ये इसको प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो चार्ज जनरेट करता है, जिसको अपन थोड़ा मास कर। नेचुरल साइफोन टाइप जो है वो स्टैंडर्ड रेन गेजेस से इंडिया में रिकॉर्डिंग टाइप यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल साइफोन टाइप ये आप याद रखिएगा, और इसका मैकेनिज्म इस टाइप से होता है जिसमें अपन को जो आउटपुट मिलता है वो मास कर्व मिलता है। ठीक है, सभी मास कर्व मिलता है, बस टिपिंग बकेट में अपन को हाइड्रोग्राफ मिलता है। ओके, और इन मास कर्व से अपन अल्टीमेटली हाइड्रोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। देन नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में जो अपन बात करें उसमें अपन यूज करते हैं मॉडिफाइड सिमंस टाइप। ठीक है, ये इंडिया में स्टैंडर्डली यूज करते हैं मॉडिफाइड सिमंस टाइप, और अपने कोर्स में भी सिर्फ यही है। ठीक है, मेड अप ऑफ द फाइबर ग्लास पॉलिस्टर। ठीक है, ये फाइबर ग्लास पॉलिस्टर का बना होता है, ये याद रखिएगा। स्टैंडर्ड इन गेजेस नॉन रिकॉर्डिंग इन इंडिया। ठीक है, डिपस्टिक गेज इज मेड अप ऑफ द सीडार वुड। तो होता क्या है कि इस टाइप का इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें वाटर कलेक्ट होता है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है। ठीक है, तो नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस कंसेप्ट क्या होता है कि रिकॉर्डिंग रेंजेस में तो अपना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो है वो ग्राफ जनरेट हो जाता है, तो अपन निकाल सकते हैं कि घंटे में, वीक्स में या डेज में कितनी रेनफॉल हुई। बट इसमें क्या होता है कि रोज सुबह 8:30 बजे जो भी पर्सनल है वहां जाता है, गेज की रीडिंग लेता है, उसको खाली करता है और वापस गेज को इंस्टॉल कर देता है। फिर वो दिन भर में जितनी भी रेनफॉल होती है उसको भरते रहता है। ठीक है, देन वो भर के जितनी भी रीडिंग हुई अगले दिन फिर 8:30 बजे, तो अपन इसमें अपन को डेली रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, इसको मेजरमेंट कब करते हैं 8:30 AM पे। ठीक है, डेली बेसिस पे कोई भी पर्सनल है, कोई भी ऑपरेटर है, उसकी रीडिंग लेता है और उसको नोट कर लेता है। ठीक है, तो अपन को डेली बेसिस पे मिल रहा है, अपन को एक आवरली इंक्रीमेंटल, मिनट इंक्रीमेंटल वो नहीं निकाल सकते इसमें, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी डिपस्टिक अपन यूज करते हैं, कितना मेजरमेंट है, गेजिंग तो होती है बट डिपस्टिक भी अपन यूज करते हैं जो कि बना होता है सीडार वुड से। ठीक है, इसका जो ओपनिंग डाया है वो 12.7 सेंटीमीटर। तो स्टैंडर्ड्स है कि कितना ओपनिंग डाया रखना है अपन को, तो इसका जो ओपनिंग डाया लिखते हैं वो होता है 12.7 सेंटीमीटर। ओके, रेनफॉल इज मेजर्ड इन 8:30 AM। ओके, ये अपने पास है रेन गेजेस का। अब अपन आगे भी देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन का। देन अपन बात करते हैं डबल मास कर्व का। हाँ, ये इंस्टॉलेशन का पहले अपन देख लेते हैं रेन गेज का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है कि इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है। इसकी हाइट जो 75 सेंटीमीटर अबव द सरफेस होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि ये इसका प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं, तो इसकी हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी अगर रन ऑफ जनरेट कर रहा है तो इसकी रीडिंग को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अगर नीचे रख दिए तो हो सकता है कि पानी जो स्पिल कर जाए और इसके अंदर जाए। ठीक है, तो इसके 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। लीव इसको फर्म होना चाहिए, मतलब उसका प्लेटफॉर्म जो है वो रिजिड होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। ठीक है, फेंसिंग जो है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, तो जहां भी रेन गेज इंस्टॉल करते हैं उसके आसपास फेंसिंग करके रखते हैं 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, मतलब 5.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5.5 मीटर, क्योंकि कोई भी उसमें एरिया, एनिमल्स वगैरह, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह ना आए। ठीक है, तो इसके इंस्टॉलेशन का ये
प्रोसीजर है। टिपिकली नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस 90% ऑफ द टोटल ऑप्टिमम रेन गेजेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑप्टिमम रेन गेजेस क्या है कि मिनिमम इतना रेन गेजेस आपको इंस्टॉल करना है, तो उस मिनिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का 10% जो है वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और 90% जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आईएमडी ने स्टैंडर्ड फिक्स करके रखे, याद रखिएगा, नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस 90% और रिकॉर्डिंग रेन गेजेस जो है वो 10% होना चाहिए, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस है वो अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, और कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, किस टाइप का एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पेशली एज वेल एज द टेम्पोरली वेरी करता है, स्पेशली वेरी करता है विद लोकेशन चेंज होता है। तो अपन की जो डेंसिटी है रेन गेजेस की, नंबर ऑफ रेन गेजेस है पर यूनिट एरिया, वो भी अपन को अलग अलग होती है हर एक एरिया की, ठीक है। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर है इंडिया में टिपिकली 1 रेन गेज इंस्टॉल्ड है एवरी 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के, ठीक है। हिली रीजन में है 100 से 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि जो प्लेन एरिया है, ठीक है, 500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, हर 500 स्क्वायर किलोमीटर में एक रेन गेज इंस्टॉल्ड है। वहीं हिली एरिया में 100 से 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसमें एक रेन गेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और उसमें भी 90% जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग और 10% रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इंडिया में आप याद रखिएगा, प्लेन एरिया में जो 500 और हिली एरिया में 100 से 250। अब हिली एरिया में इतनी ज्यादा डेंसिटी क्यों रखी, क्योंकि आपको पता है स्पेशल वेरिएशन जो हिली एरिया में ज्यादा होता है रेनफॉल का एज कंपेयर टू द प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में वेरिएशन स्पेशली एज कंपेयर टू द हिली एरिया कम होता है, ओके। इसके स्टैंडर्ड्स भी हैं, आपको मैंने, अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है इसका कि कैसे इसके स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, तो पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो प्लेन एरिया में उसमें 2 से 3 अपन रेन गेज रखते हैं, मीडियम में अपन 4 रखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ वर्ल्ड में WMO को भी स्टैंडर्ड्स है, वो सब मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में बताया। बट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दो पे पूछे गए हैं कि इंडिया में जो है वो रेन गेज 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे और हिल एरिया में 100 से 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, ठीक है। देन अपन बात करते हैं डबल मास कर्व की। मैंने आपको पहले भी बताया था इनकंसिस्टेंसी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, ठीक है। अपन डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है फॉरेस्ट फायर हो गया, या कभी कभी क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, तो कंटिन्यूअसली उसमें क्या होता है एक जो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, एक एरर आने लगता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्यों डबल मास कर्व यूज करते हैं। डबल मास कर्व में क्या करते हैं कि ऐसा ग्राफ अपन क्रिएट करते हैं जिसमें जो इस टाइप का ग्राफ होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये होता है। तो इसमें इस साइड में अपन लेते हैं कि जिस भी रेनफॉल स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन में मेजरमेंट हो रहा है रेनफॉल का, उसमें उस डेटा का क्या एक्यूमुलेशन रहा है, ठीक है, और नियर बाई स्टेशन में क्या एक्यूमुलेशन रहा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अपन यूज करते हैं इसमें एनुअली, ठीक है, एनुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द रेनफॉल। और उसको जो रिवर्स टाइम लॉजिकल ऑर्डर में लेते हैं, अगर ये सीधी लाइन आती है इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इस टाइप का डेविएशन होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये सीधी लाइन आना चाहिए था, बट इस टाइप का डेविएशन डेटा में हो रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है। इसमें एक आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होते हैं ये मोस्ट रिसेंट ईयर से अपन चालू करते हैं अप टू द जो हिस्टोरिकली जब तक है अपने पास। जैसे मान लीजिए कि अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो 2025 आएगा, देन अब 2024, 2023, ठीक है, अप टू द 1990 तक, ठीक है। तो इस टाइप का अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई 2000 में कोई इनकंसिस्टेंसी ऑकर हुई, इस कारण से जो इसका डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो अपन को इसको चेंज करके इस टाइप से लाना है, ठीक है। तो अपन क्या होते हैं कि एक यहाँ पर करेक्शन फैक्टर निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं C/O, ठीक है। C जो है करेक्शन वैल्यू होती है और O जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और दोनों के स्लोप को अपन डिवाइड कर लेते हैं, अपने पास करेक्शन फैक्टर आ जाता है। उस करेक्शन फैक्टर को इसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डेटा है वो सीधे एक लाइन में आ जाता है और एक जो डेटा है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के एनालिसिस को जो अपन बोलते हैं डबल मास कर्व, ठीक है, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि क्यूमुलेटिव रेनफॉल लेना है अपन यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहा है उस स्टेशन का और नियर बाई स्टेशन का, ठीक है। यहाँ पे अपन क्यूमुलेटिव रेनफॉल हो रहा है तो एक प्रकार से मास कर्व हो रहा है ये, ठीक है, मास कर्व हो रहा है। इस कारण से क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल मास कर्व, क्योंकि दो स्टेशन का दो जगह का अपन एनालिसिस कर रहे हो, ओके। देन अपन बात करते हैं टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल इनटू द एवरेज वैल्यूज ऑफ द कैचमेंट। 3 टाइप्स की मेथड यूज करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो रेन गेजेस होते हैं वो पॉइंट रेनफॉल होते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट रेनफॉल को एवरेज करने के लिए, किसी भी एरिया में एवरेज करने के लिए अपन एवरेजिंग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन एरियल एवरेजिंग, ठीक है। तो आपने IMD की भी वेबसाइट में देखे होंगे कि रेनफॉल जो होती है वो कभी भी स्टेशन की नहीं बताते, ठीक है। वो बताते कि किसी ब्लॉक में कितनी एवरेज रेनफॉल है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कितनी रेनफॉल हुई, किसी स्टेट में कितनी रेनफॉल हुई। तो पॉइंट डेटा अपने पास है तो उसको अपन को एवरेजिंग करना है, इसको बोलते हैं एरियल एवरेजिंग। 3 टाइप की मेथड होती है। अरिथमेटिक मीन मेथड होती है जो सिंपलेस्ट होती है, जैसे इसका नाम है, इसमें सभी स्टेशंस की वैल्यूज को अरिथमेटिकली ले लेते हैं, बट उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, डिटेल्ड में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है।
छोटा सा मैं डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ओरोग्राफी इफेक्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल जो है स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम मान लेते हैं किसी भी एरिया में कुछ एरिया जो हिली पोर्शन है, कुछ एरिया प्लेन है, बट उसमें अपन ना एरिथमेटिक मीन ले रहे हैं। इसका मतलब सबको इक्वली वेटेज दे रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि रेनफॉल का जो वेरिएशन हो रहा है वो स्पेशली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ओरोग्राफिक, इसको बोलते हैं अपन ओरोग्राफिक, जो ओरोग्राफिक इफेक्ट है उसको नहीं ले रही है। इस कारण से क्या आता है, अपन थीसिस पॉलीगॉन यूज करते हैं। थीसिस पॉलीगॉन में क्या होता है कि मान लेते हैं कैचमेंट एरिया है, ये अपने पास रेन गेज स्टेशन है, तो अपन यहाँ पर थीसिस पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले इन रेन गेज स्टेशन को जो है अपन करेक्ट कर देते हैं सभी को। देन उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जैसे इन दोनों स्टेशन का ये बाइसेक्टर है, इन दोनों स्टेशन का ये बाइसेक्टर है, इन दोनों स्टेशन का ये, इस टाइप से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है अपने पास डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, मैथमेटिकली सबका एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया बना देते हैं। तो इस स्टेशन के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया नया बन गया वो ये है। ठीक है, तो इस एरिया के लिए जो भी वेटेज होगा उसको ले लेंगे, इस एरिया के लिए जो भी वेटेज होगा वो ले लेंगे, मतलब ये एरिया अपॉन द टोटल एरिया, तो उसका वेटेज आ गया मल्टीप्लाई बाय द रेनफॉल। ठीक है, तो वेटेज को जो है रेनफॉल से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको सम अप कर देते हैं, अपने पास टोटल एवरेज वो आ जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, पॉलीगॉन्स आर मेड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द स्टेशन। ठीक है, तो पहले अपने स्टेशन की लाइन की ज्वाइनिंग किए, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, तो ये जो पॉलीगॉन बना अपने पास, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव एरिया बन गया। ठीक है, और अल्टीमेटली उसको सम अप करके अपन एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। ओके, बट स्टिल इसमें ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, जो कि इसके डिसएडवांटेजेस है, इसलिए अपन जो लिखते हैं आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइट्स मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द इक्वल रेनफॉल टाइप है। ठीक है, तो डिटेल्ड आपको मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में बताया, तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है, मोस्ट वाइडली यूज होती है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं मिसिंग डेटा के बारे में। मिसिंग डेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो इनकंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है, कोई एरर आने के कारण डेटा तो रिकॉर्ड हो रहा है बट कंसिस्टेंट नहीं है, एरर वाला डेटा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वो एरर वाला डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब उसको अपन कंसिस्टेंसी निकालने के लिए डबल मास्क का यूज करते हैं, बट होता क्या है, कभी कभी अब वो इंस्ट्रूमेंट बंद ही हो गया, उसने डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अपन मिसिंग डेटा बोलते हैं उसको। मिसिंग डेटा के लिए दो टाइप की मेथड होती है, अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल मेथड। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मेथड क्या होती है कि जिस भी दिन या जिस भी टाइम में उस रेन गेज ने डेटा कलेक्ट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो आसपास के 10-15 स्टेशन है उनका जो अपन एवरेज ले लेते हैं और अपन मान लेते हैं कि उतना ही उसका वैल्यू होगी। ठीक है, बट अरिथमेटिक मीन मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेनफॉल का वेरिएशन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली बहुत वेरी करता है, इसलिए अपन क्या है कि उसको ये नहीं मान सकते कि वहां भी उतनी रेनफॉल हुई। ठीक है, इसके लिए अपन देखते हैं कि उसका नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, एक होता है एवरेज प्रेसिपिटेशन, एक होता है नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन। जब भी आ गया नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब ये होता है कि एवरेज होता है 30 साल के रेनफॉल का। अगर अपन बात करें, कोई बोल रहा है नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब है कि उस स्टेशन का 30 साल का जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन लिया गया है, उसका एवरेज किया गया है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। अगर नॉर्मल डेली एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर बोलेंगे, तो उस पर्टिकुलर स्टेशन का 30 साल का डेली रेनफॉल डेटा किया गया, उसको एवरेज किया गया है, तो वो हो गया नॉर्मल। तो जहां भी नॉर्मल वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि उसमें हिस्टोरिकली 30 साल का डेटा उसमें लिया गया है। एनुअल ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल आ गया तो वो एवरेज होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन अपन तभी यूज करेंगे कि नियर बाय स्टेशंस का जो एनुअल एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो विद इन 10% होना चाहिए, जो मिसिंग स्टेशन है उसके नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे, बट अगर वो नहीं है, इसका मतलब है वहां वेरिएशन ज्यादा है, तो अपन नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। नॉर्मल मेथड का भी फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल लेक्चर्स में मैंने बताया है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, तो अपन ज्यादा वेरिएशन वहां पर हो रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल मेथड का अपन यूज करेंगे। ओके, देन अपन बात करते हैं नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था नॉर्मल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन है मतलब इसमें साल का लेना है, और नॉर्मल आ गया मतलब 30 साल का लेना है। ठीक है, 30 साल का जो 30 to 35 ईयर्स का भी उसको 35, हालांकि कुछ बुक्स में 30 ईयर्स दिया, कुछ में 35 दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आए तो फिर आप 35 लगाइएगा, बट 30 या 35 में उसको एक ऑप्शन आए तो वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, कंसेप्ट सेम है। एवरेज ऑफ द ईयरली प्रेसिपिटेशन, ईयरली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनुअल आ गया, ऑब्जर्व फ्रॉम द पीरियड ऑफ द 35, ये बेसिकली एनुअली लिया जाता है। ठीक है, ईयरली लिया जाता है, डेली में नहीं लिया जाता, बट मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया कि अगर नॉर्मल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, 35 ईयर्स का एनुअल जो प्रेसिपिटेशन एवरेज लेते हैं वो होता है उसका नॉर्मल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का कितना नंबर ऑफ रेन गेजेस है, वैसे स्टैंडर्ड फिक्स है अपने पास कि कितने एरिया में कितना होना चाहिए, बट अगर आपको ऑप्टिमम नंबर निकालना है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रीजन को, तो अपन निकालेंगे n इज इक्वल टू CV अपॉन ई। CV जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, ई अपने पास अलाउएबल एरर है, जो कि अपन लेते हैं 10%, याद रखिएगा 10% लेते हैं अपन अलाउएबल एरर फॉर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, अपने पास निकल आता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। अपन देख लेते हैं ऑप्टिमम नंबर कितने हैं, फिर अपन देख लें कैचमेंट एरिया में कितने अवेलेबल है, अगर कम है तो अपन ऐड कर देते हैं, ज्यादा है तो फिर
सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाटर ईयर क्या होता है, एक्सपेक्टेंस ऑफ द कंप्लीट साइकिल ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। कोई भी क्लाइमेटिक चेंज, अपन को पता है कि 3 मौसम होते हैं अपने पास, वैसे तो 5 या 6 क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से, स्प्रिंग्स और ऑटम को भी जोड़ लें अगर अपन तो, बट जो कंप्लीट साइकिल होता है मौसम का, ठीक है सर, कंप्लीट साइकिल होता है क्लाइमेटिक चेंज का, तो उसको अपन बोलते हैं वाटर ईयर में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एनी प्रेसिपिटेशन हैव द रिटर्न पीरियड ऑफ 20 इयर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस इज 5%, 5%, तो इसका मतलब होता है टी इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपन मान लेते हैं कि रिटर्न पीरियड अपने पास 20 ईयर्स है, ठीक है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस का बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा 1/20, इसका मतलब 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब हो जाएगा 5%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि 20 इयर्स का अगर अपने पास रिटर्न पीरियड है तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस होगा 5%, ठीक है। तो ये वेबल्स फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेबल्स फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, t इज इक्वल टू n+1/m। क्यों यूज करते हैं, अगर अपने पास हिस्टोरिक डेटा है तो अपन उसको रैंक अलॉट करते हैं, रैंक अलॉट करके मतलब m वैल्यू अलॉट कर देते हैं, n होता है टोटल नंबर ऑफ द ईयर, तो अपन उसके किसी भी वैल्यू के लिए रिटर्न पीरियड निकाल सकते हैं, और अगर अपन रिटर्न पीरियड पता है तो अपन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेबल्स फार्मूला। अलग अलग फार्मूला मैंने आपको बताया था, कैलिफोर्निया फार्मूला, हेजन्स फार्मूला, सब में m और n का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, बट मोस्ट वाइडली यूज करते हैं वेबल्स फार्मूला। उसका फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू n+1/m। तो कोई भी हिस्टोरिक डेटा अपने पास रेनफॉल है, आप डिटेल्ड में इसमें थ्योरेटिकल के फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मैंने बता के रखा किस तरीके से निकालते हैं, बट इन जनरल आप याद रखिएगा t इज इक्वल टू n+1/m, ये वेबल्स फार्मूला है, बेस्ड होना m क्या होता है, रैंक होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस। इसके बेस पे अपन किसी भी वैल्यू, किसी भी मैग्नीट्यूड का रिटर्न पीरियड निकाल सकते हैं, और उस रिटर्न पीरियड से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं रिटर्न पीरियड की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी के, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/t, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल को। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल होती है, आप बहुत एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, बट इन जनरल आप याद रखिएगा कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है रेनफॉल का, उसके चांसेस ऑफ ऑकरेंस उतने ही कम होते हैं। आपने भी सुना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू वो 10 साल में एक बार आई है, 20 साल में एक बार आई, इसका मतलब क्या होगा, 20 साल में एक बार आ रही है, इसका मतलब 20 साल उसका रिटर्न पीरियड होगा। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसका रिटर्न पीरियड होगा, जितना ज्यादा एक्सट्रीम होगा उतनी उसके जो रिटर्न पीरियड है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि उतनी साल में वो आ रही है, उतने उतने ज्यादा साल में आ रही है, इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कम है, उसके आने की संभावना कम है। क्यों, क्योंकि उसका जो ऑकरेंस पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिटर्न पीरियड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जितना ज्यादा रिटर्न पीरियड है उतना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कम है, लेकिन जितना ज्यादा रिटर्न पीरियड है उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी भी हो सकती है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं डेप्थ कर्व्स के बारे में, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व्स के बारे में। इस टाइप का रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप होता है एवरेज और मैक्सिमम डेप्थ वर्सेस टाइम वर्सेस एरिया फॉर द वेरियस टाइम्स, ठीक है। तो ये स्टॉर्म एनालिसिस के अपन यूज करते हैं, जिसमें P इज इक्वल टू होता है एवरेज डेप्थ, या अपन इसको लिखते हैं मैक्सिमम डेप्थ, जैसे भी एनालिसिस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ ले रहा हूँ, सिंपली उसको डेप्थ एरिया ड्यूरेशन ही बोलते हैं, क्योंकि डेप्थ जो है या तो एवरेज ले लेते हैं या पर मैक्सिमम ले लेते हैं, बेस्ड ऑन एनालिसिस जिस टाइप का अपन को रिक्वायरमेंट है। P0 होता है एवरेज रेनफॉल एट द आई ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टॉर्म की इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें सेंटर में जो होता है वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हाईएस्ट डेप्थ होती है, विद इंक्रीज इन एरिया जो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल या एवरेज डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, इसको बोलते हैं अपन आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये P0 जो है ये एवरेज वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एट द आई ऑफ द स्टॉर्म्स में, ठीक है। तो ये लगभग अपन इसको क्या कहते हैं कुछ इसमें रेंज, उस रेंज तक अपन ले सकते हैं। के और एन जो कांस्टेंट होते हैं, ए होता है एरिया। तो होता क्या है डेप्थ कर्व में, डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया एंड डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो विद टाइम जो डेप्थ इंक्रीज होती है, तो आपको पता है जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी रेनफॉल कितनी बढ़ेगी, बट जो डेप्थ होता है एवरेज डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ जो दोनों ऊपर बोले, वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाता है तो उस मैक्सिमम डेप्थ या एवरेज डेप्थ को मेंटेन नहीं रख पाती रेनफॉल। ये स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो जो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व्स होते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब है कि ये रेनफॉल कोई भी मैग्नीट्यूड इसका डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ है, एवरेज डेप्थ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, बट विद टाइम ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 1 डे 2 डे 3 डे आप देख सकते हैं कि विद ड्यूरेशन ये इंक्रीज हो रही है। इस टाइप के रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व्स, ओके। देन आईडीएफ कर्व की बात करें, आईडीएफ कर्व क्या होता है, इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन फॉर द वेरियस रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो ये इस टाइप के बोलते हैं इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न पीरियड आ गया, ठीक है। तो ये कर्व क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन फॉर द वेरियस रिटर्न पीरियड। तो अपन को पता है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ड्यूरेशन के, क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है मैक्सिमम डेप्थ या एवरेज डेप्थ तो बढ़ती है, बट इंटेंसिटी घटती। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि
एक कोई भी स्टॉर्म आता है तो कंटिन्यूअसली एक कंसिस्टेंट मैनर में नहीं होता कोई स्टॉर्म। स्टॉर्म आता है तो पहले धीरे आता है, देन वो पीक पे जाएगा, देन वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि स्टॉर्म जो है अपनी इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। तो मतलब जितना ज्यादा उसका ड्यूरेशन होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पीक इंटेंसिटी एक छोटे से टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी या एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो जितना ज्यादा उसका ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा वो कंसिस्टेंटली जो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर सकता। इस कारण से क्या होता है कि इंक्रीज इन ड्यूरेशन जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, बट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिटर्न पीरियड जितना ज्यादा रिटर्न पीरियड होता है उतना ज्यादा उसका इंटेंसिटी होती है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप निकलने में आता है स्टडीज से। आई इज इक्वल टू के टू पावर एक्स अपन टी प्लस ए टू द पावर एन, जहां पर अपने पास डी है ड्यूरेशन, तो अपन देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टी है अपने पास रिटर्न पीरियड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के एक्स ए एन ये कांस्टेंट होता है, ये उसके बिहेवियर हिस्टोरिक डाटा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिटर्न पीरियड, देन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन रेनफॉल ड्यूरेशन। यहाँ पर ये इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। देन अपन बात करते हैं पीएमपी, मैक्सिमम प्रोबेबल प्रेसिपिटेशन। तो जहां पर आईडीएफ कर्व खत्म हो जाता है, कुछ कैटास्ट्रोफिक कंडीशन होती है जहां पर अपन को मैक्सिमम प्रोबेबल प्रेसिपिटेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक कंडीशन, कोई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जिसके फूटने के कारण क्या बहुत तबाही हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको पीएमपी एनालिसिस करना पड़ता है, ओके। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएमपी इज इक्वल टू के प्लस सिग्मा। पी जो होता है अपने पास एवरेज रेनफॉल होता है, के अपने पास कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अपन यूज किए। यूजुअली मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यूज 15 लेते हैं, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है जो कि हिस्टोरिक डेटा ऑफ द रेनफॉल होता है। तो अब याद रखिएगा पीएमपी अपन कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस के सिग्मा, ओके। देन अपन बात करते हैं लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इस टाइप का एनालिसिस करने के लिए अगर अपन रन ऑफ स्टडीज के एनालिसिस के मैंने आपको बताया था कि कुछ रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप भी होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ग्राफ अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी में रेनफॉल कितनी हुई थी, रन ऑफ कितनी, इस टाइप का अपने पास बिहेवियर आता है। तो इसको अपन एडजस्ट करके एक स्ट्रेट लाइन में अपन कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में फिट हो जाए एक मैक्सिमम रिग्रेशन कोफिशिएंट पे। तो उसके फिक्स होने के बाद में अपन एंटिसिपेटेड किसी भी रेनफॉल के लिए उसका रन ऑफ जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के एनालिसिस को जो अपन बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। और ये जो लाइन बन रही है उसका जो होता है वो फॉर्म होता है क्यू इज इक्वल टू एपी प्लस बी, ठीक है। तो बी जो होता है इंटरसेप्ट, ए होता है अपने पास स्लोप, पी इज द प्रेसिपिटेशन, क्यू इज द रन ऑफ, ठीक है। तो इस लाइन का जो लीनियर फॉर्म है वो इस टाइप से, ठीक है। तो ये टाइप की लीनियर रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। देन क्वेश्चन आया मीन एनुअल फ्लड और द रेनफॉल हैव द डेटा पीरियड ऑफ 2.33 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने आप ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। तो आपको मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो गंबल्स एक्सट्रीम वैल्यू टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अगर अपन x इज इक्वल टू एक्स बार रख देते हैं तो अपने पास जो t की वैल्यू आती है वो 2.33 आती है। ये अपन आपको अगर अच्छे से समझना है तो मेरे थियोरेटिकल लेक्चर्स में चल जाइएगा, फॉर्मूले से आप समझ जाइएगा। नहीं है तो आप याद रखिएगा जो मीन एनुअल फ्लड होता है मतलब x इज इक्वल टू एक्स बार हो गया। अगर जो भी एनालिसिस करना है अगर वो मीन फ्लड के लिए कर रहे हैं तो उसका रिटर्न पीरियड 2.33 ईयर्स आता है गंबल्स एक्सट्रीम वैल्यू टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन जो आया था उसमें जीईवी का मेंशन नहीं किया था, बट आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर नहीं भी मेंशन करें तो आप उसको कंसीडर करिएगा कि ये जीईवी एनालिसिस के लिए है जिसमें x इज इक्वल टू एक्स बार रखें तो t की वैल्यू जो 2.33 ईयर्स आती है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट इज एट द कैपेसिटी रेट इफ द रेनफॉल इंटेंसिटी ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। आपको पता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम रेट व्हिच अलाउ द सॉइल टू मूव द वाटर थ्रू इट, ठीक है। तो ये अपन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात करेंगे वो कितना मैक्सिमम रेट अलाउ कर सकती है। इसका मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट, इससे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा उसका पोटेंशियल कैपेबिलिटी हो सॉइल की कि इससे ज्यादा वो रेनफॉल इससे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन वो अलाउ नहीं कर सकती। अगर इन्फिल्ट्रेशन एक रेट हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी भी एक रेट हो गया, इंटेंसिटी इनकमिंग है और इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आउटगोइंग है मान ले, ठीक है। तो अगर अपने पास इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगर इस इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा आ रही है इसका मतलब है कि इनकमिंग रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटगोइंग रेट, इसका मतलब है कि वहां सैचुरेशन होगा और रन ऑफ जनरेट होगा, एडिशनल वाटर जो है वो रन ऑफ के फॉर्म में जाएगा। बट अगर अपने पास इनकमिंग रेनफॉल या फिर इनकमिंग जो रेट है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कम है, इसका जो पोटेंशियल एबिलिटी इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा उस टाइम पे वो इनकमिंग रेट के बराबर होगा, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, आप उससे क्लियर हो जाएगा। इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट इज एट द कैपेसिटी रेट, इसका मतलब है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट उसकी कैपेसिटी रेट से होगा मतलब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से होगा, इसका मतलब है कि वहां पर रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो इससे हायर आई है,
ठीक है, तभी तो उसने उसको सेटिस्फाई किया इनकमिंग रेट ने। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इनकमिंग रेट जो है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है, तो वहां पर सेचुरेशन हो रहा, रन ऑफ हो रहा है, और उस टाइम पे जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो होगा बराबर होगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट इज दैट द कैपेसिटी रेट, मतलब इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू द कैपेसिटी रेट या इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वेयर इनकमिंग रेट इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी रेट, इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है इंडिया की होती है वो है 1194 mm, या सेंटीमीटर में बात करें तो 119.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं जो बचा हुआ टॉपिक है इसमें कवर करना चाह रहा था एब्स्ट्रैक्शंस का और इन्फिल्ट्रेशन का, वो नेक्स्ट सीरीज में करूंगा। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत इसमें एक्सरसाइज करके जाइएगा प्लीज, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, थैंक यू।